तो जय हिंद साथियों, मैं शशि कुमार पटेल आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी सेंटर पर स्वागत है। साथियों, बिहार बोर्ड 2024 में जो परीक्षा लेने वाली है उसी 10th का जो क्लास की होने वाली है एग्ज़ाम, उसी का VBA सब्जेक्टिव हम लोग लेकर आए हैं, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है लोकतंत्र में सत्ता की सत्ताधारी, जो कि सोशल साइंस से है और लेक्चर नंबर 1 है साथियों। ठीक है, चलिए इसके जितने भी सब्जेक्टिव VBA क्वेश्चन हो सकते हैं, ये वाला चैप्टर से लोकतंत्र में सत्ता साझेदारी, उसके सारे VBA क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने ही, कह रहा है कि धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है। धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य किसी भी देश या राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता है। यानी धर्मनिरपेक्ष कहने का मतलब ये है कि कोई भी देश या राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता है, क्योंकि हमारे देश में अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं और अपने पास पता होगा बहुत सारे संप्रदाय, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बहुत सारे संप्रदाय के लोग हैं। ये सभी लोग अपने अपने, ये दो का मतलब क्या है जी, अपने अपने धर्मों का प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्र होता है और इसमें कोई रोक टोक नहीं होता कि हिंदू हो तो आप ये नहीं कर सकते, मुस्लिम जैसे हिंदू अपना भारत में सबसे ज़्यादा क्या है हिंदू है, तो आप मुस्लिम का प्रचार नहीं कर सकते हो, सिख को नहीं कर सकते, तो सब अपना अपना धर्म का प्रचार कर सकते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं साथियों, धर्म निरपेक्ष कहा जाता है। यानी कि धर्मों का प्रचार प्रसार कर सकते हो, उसमें कोई रोक टोक ना हो, इससे क्या कहते हैं, जिससे हम लोग धर्म निरपेक्ष कहा जाता है। और हमारा भारत देश एक क्या है, धर्म निरपेक्ष राज्य है, और जो हमारा भारत देश भी है वो भी क्या है जी, एक धर्म निरपेक्ष क्या है जी, भारत देश एक क्या है, धर्म निरपेक्ष देश नहीं बल्कि यहाँ पे राज्य नहीं बल्कि देश होता। ठीक है, अपना जो भारत क्या है जी, धर्म निरपेक्ष क्या है जी, देश है। नेक्स्ट आते हैं 2 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहे हैं, बहुत ही शानदार। हर एक क्वेश्चन को हम लोग अच्छी तरीके से बारीकी से करने की प्रयास करेंगे और आप लोग बने रहिएगा बस। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है कि परिवारवाद एवं वंशवाद या भाई भतीजावाद क्या है। यानी परिवारवाद, वंशवाद, भाई भतीजावाद क्या है, चलिए समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है उत्तर कि परिवार एक मानसिकता होती है जो राजनीति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते। कहता कह रहा है कि जो परिवार होता है ना, एक मानसिकता हो जो राजनीति को क्या करता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या करता है, उसको इफेक्ट डालता है। इसके तहत कोई भी राजनीतिक दल की पार्टी चुनाव के समय अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों को टिकट देने का कार्य करता है, जो लोकतंत्र का प्रमुख अवगुण है। क्या एक बेकार चीज़ है, जैसे देखते होंगे, जैसे कि अपने पास बिहार में जैसे जो मंत्री होता है वो अपने रिलेटिव को क्या करता है, सबसे पहले सीट देने के प्रयास करता है, बजाय कि कोई व्यक्ति वो क्या है, परिपूर्ण है कि नहीं है, भले उसका रिलेटिव क्या हो, अपरिपूर्ण हो, यानी कि वो क्या गुंडा हो, बदमाश, उससे मतलब नहीं है, सबसे पहले अपना पक्षपात करेगा, यानी कि अपने परिवारवाद के देखेगा, वंशवाद देखेगा कि भाई भतीजा क्या लगता है मेरा, उसके तरफ वो भागता है, जो कि क्या है जी, एक अवगुण का रूप है। अगला नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए और एक एक क्वेश्चन जो है ना अपने साथियों, वो बहुत ही अपने आप में इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखने के हम लोग प्रयास करते हैं, धीरे धीरे आगे पर चलेंगे। कह रहा है कि परिवारवाद एवं जातिवाद बिहार के लोकतंत्र को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है। एक एक क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में लिखिएगा, अभी से अच्छा खासा टाइम है, लगभग 75 दिन अभी हमारे पास टाइम है, और 75 दिन में हम लोग गर्दा छुड़ा सकते हैं चाहे तो कह रहा है कि जो परिवारवाद एवं जातिवाद बिहार के लोकतंत्र को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है। उत्तर, हम वास्तविक रूप से कह सकते हैं कि परिवारवाद एवं जातिवाद बिहार के लोकतंत्र को बुरी तरह से प्रभावित करने का कार्य कर रहा है। आज देखे होंगे, इस जाति है, इस जाति से हो इसको वोट दो, जो यादव परिवार से होंगे वो RJD को देते होंगे, जो छोटे कास्ट आते होंगे वो किसको, वो क्या बोलते हैं, चिराग पासवान को देते होंगे, कुछ जो होते होंगे पप्पू यादव को देते होंगे, जो भुंजार राजपूत आते होंगे वो BJP को देते होंगे। कहने का मकसद ये है कि जातिवाद यहाँ पे क्या है, बुरी तरीके से प्रभावित करने का कार्य कर रही है। इसके तहत मंत्री का बेटा मंत्री, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर और नेता का बेटा नेता बनता है। कभी देखे हो, मान लो जैसे आपको बहुत ज़्यादा मोदी जी का रिलेटिव्स हो, कभी सुनो रिलेटिव मोदी जी अपने मौसा का एक सीट दे दिए हो, कभी भगना की एक सीट दे दिए हो, अपने चाची को बेटा को सीट दी नहीं। क्या लालू ने कभी अपने सगे संबंधी को दिए सीट? नहीं, वो अपने बेटों को आगे बढ़ाने के चक्कर में। यानी कहने का मतलब ये है कि जो है वो अपने आप को बढ़ाने के चक्कर में है। जो लोकतंत्र का क्या है जी, अवगुण है,
इसके सापेक्ष में अगर कोई उम्मीदवार राजनीतिक सत्ता में शामिल हो जाता है तो अगली बार टिकट अपने परिवार या रिश्तेदारों को देने का कार्य करता है। यानी कोई उम्मीदवार जीत जाता है ना, तो अगली बार किसको देने की बात करता है जी? तो अपने परिवार वालों को क्या करता है जी? रिश्तेदार को क्या करता है? जो टिकट होता है देने का कार्य करता है। यहाँ पर देखो लिखा होगा, यानी कि अपने परिवार या रिश्तेदारों को देने का कार्य करता है। जो लोकतंत्र के लिए चुनौती है, जो लोकतंत्र के लिए क्या चुनौती है, जैसे इंदिरा गांधी की सरकार ने अपना सत्ता राजीव गांधी को सौंप दिया, वही समय से चले आ रहा। अतः परिवारवाद व जातिवाद सत्ता प्राप्ति के लिए जी जान लगा देते हैं। वो क्या करते हैं? जी जान लगा देते हैं, यहाँ तक कि मर्डर भी करवा देते हैं। इसे किसी देश, गांव, समाज के विकास से कोई मतलब नहीं रहता। इनसे कोई मतलब नहीं है कि उससे क्या हमारे देश को इफेक्ट पड़ने वाला है, क्या समाज पर इफेक्ट पड़ने वाला है, इससे इनको कोई लेना देना नहीं रहता है। जातिवाद सामाजिक समस्याओं के साथ साथ एक राजनीतिक समस्या भी है। जो जातिवाद है वो सामाजिक समस्या तो है ही, और साथ ही साथ किसका समस्या है जी? वो राजनीतिक समस्या भी बन चुका है, जिससे काफ़ी उच्च नीच का भेदभाव किया जा रहा है। आज के समय में देखते होंगे ये फलना कास्ट है, इसको हटाओ, ये हटाओ, ये हमारे पक्ष का नहीं है, अच्छा ये इस कास्ट है, ये ऐसे है, मतलब इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि इसको जोर जवाब नहीं है। देखिए अगला जो प्रश्न कह रहा है कि विविधता में, देखिए थोड़ा एक सेकेंड, यस, कह रहा है कि विविधता में एकता का क्या अर्थ है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा रेड नहीं किया गया, रेड हो जाएगा। चलिए इसका जो आंसर देखने का प्रयास करते, कह रहा है कि विविधता में एकता भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता है। चूँकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष के सिद्धांत का अपनाता है, हमारे देश में अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। कहने का मतलब हमारे देश में बहुत तरह के लोग क्या होते हैं? संप्रदाय के लोग रहते हैं। इन लोगों को धर्म, भाषा, रीति रिवाज, रहन सहन, सभ्यता, संस्कृति अलग अलग होती है, लेकिन निवास भारत देश में करता है। लेकिन जो इनका सब कुछ अलग अलग है, लेकिन निवास कहाँ करता है? सिर्फ भारत देश में करता है। जब कभी भारत को एकता, अखंडता खतरे में या किसी प्रकार की आपदा आती है तो आपस में जात पात का भेदभाव मिटाकर समस्या का, देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, समस्या का समाधान करते हैं। अतः कई कारणों से साबित होता है कि विविधता में एकता है। यानी कि भले अलग अलग है लेकिन सब में क्या है जी? एकता है। ठीक है, भारत में क्या है? विविधता में एकता है। प्रश्न को अपने कॉपियों में लिख लीजिए, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो गए, और मैं पूरे के पूरे जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं उस सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे करवाने के प्रयास करूँगा। तो आइए मैं इस साइड चलता हूँ, इधर भी हमारे क्वेश्चन होंगे, कुछ परे होंगे। चलिए इधर से मैं क्वेश्चन अब स्टार्ट करता हूँ। यस, चलिए अगला कह रहा है कि लैंगिक विभेद असमानता क्या है? तो उत्तर है यहाँ पे, करे लिंग के आधार पर किए जाने वाला भेदभाव लैंगिक विभेद कहलाता है। यानी कि लिंग के आधार पर जो विभेद करते हैं ना, उसे क्या कहते हैं जी? लैंगिक विभेद कहा जाता है। लिंग का अर्थ लड़का या लड़की से है। लिंग का अर्थ क्या है जी? कि लड़की वाला है कि लड़के, अच्छा लड़का हो तो लड़की की सीट नहीं बैठ सकते, भेदभाव। आज के वर्तमान समय में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के साथ काफ़ी भेदभाव किया जा रहा है। तो मतलब देखा जाए तो लड़कों को इतना भेदभाव तो नहीं किया जाता, लेकिन लड़कियों को क्या कहते हैं? ज़्यादा भेदभाव किया जा रहा है। जैसे खान पान, शिक्षा संस्थान, पालन पोषण, वस्त्र पहनाव में अंतर, यह लोकतंत्र का क्या है जी? एक अवगुण है। ये क्या है जी? लोकतंत्र होने का बाद भी क्या जी? एक बहुत बड़ा अवगुण है। ठीक है, मतलब भेदभाव नहीं होता। जैसे लड़कों का कपड़ा खरीदना दिवाली में, लड़कियों का कम खरीदना, ये सब भी एक बहुत बड़ा भेदभाव का ये है, समझ रहे हो ना। चलिए अगला देखते हैं, हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। कह रहा अगला कि जीवन के विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिनमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, उसके बारे में। कह रहा है उत्तर कि आज, यहाँ से उत्तर स्टार्ट है, आज के वर्तमान समय में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के साथ काफ़ी भेदभाव किया जा रहा है। यानी कि लड़कों का देखा जाए उसके अतिरिक्त लड़कियों से बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जा रहा है। लड़कियों के बारे में कहा जाता है कि उसका जीवन घर के चार दीवारी के अंदर सीमित है। यानी कि लड़की कहीं बाहर नहीं जा सकती। लेकिन ये रॉन्ग बात है, आजकल IPS जो भी IAS सबके सब लड़की बन रही है बहुत ज़्यादा। जो कहना सरासर क्या है जी? गलत है, बिल्कुल राइट। जबकि लड़कों के ऊपर खान पान, शिक्षा, स्वास्थ्य पर अधिक खर्च किया जाता है और लड़कियों पर बहुत कम किया जाता है। इसी बात को यहाँ पे जिक्र किया गया, क्या भेदभाव किया जा रहा है।
चलिए इसको भी लिख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लिख रहे होंगे रोक रोक करके वीडियो को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे कि समाज में स्त्रियों के दयनीय स्थिति के लिए 4 उत्तरदायी कारण को लिखिए। 4 उत्तरदायी कारण को लिखना है, तो आंसर हो जाएगा समाज में स्त्रियों के दयनीय स्थिति के लिए 4 उत्तरदायी कारण निम्नलिखित है। क्या है जी? 4 उत्तरदायी कारण है जो निम्नलिखित है। पुरुष की अपेक्षा महिलाओं में शिक्षा का अभाव, यानी कि महिला बहुत कम पढ़ी लिखी होना। महिला में पर्दा प्रथा, एक महिला का सिस्टम होता है कि पर्दा के बाहर नहीं निकल सकती। दहेज प्रथा के कारण, एक तो दहेज वाला भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। बाल विवाह एवं सती प्रथा, एक पहले अब तो बंद हो गया सती प्रथा, एक सती प्रथा पहले चलता था। ये सब भी क्या है जी, एक मतलब बहुत बड़े स्त्रियों के दयनीय स्थिति के लिए वो कारण हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही शानदार है, ये समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। कह रहा है कि भ्रूण हत्या से आप क्या समझते हैं? जो बच्चों को गर्भ में ही मार दे तो उसे भ्रूण हत्या, ठीक है। कह रहा है कि यह एक प्रकार की सामाजिक बुराइयां है, कुरीतियां है, जिसके तहत माता के गर्भ में पल रहे शिशु लिंग की जांच अल्ट्रासाउंड या अन्य मशीनों के माध्यम से किया जाता है। अगर जन्म लेने वाला बच्चा लड़की हो तो उसे जानबूझकर गर्भपात कर दिया जाता है, यानी कि उसको गर्भ में ही मार दिया जाता है। हमारे देश का लिंग अनुपात दिन प्रतिदिन यानी कि घटते जा रहा है। इस समस्या को रोकने के लिए सरकार ने 1971 ईस्वी में में एक अधिनियम पारित किया, जिसे भ्रूण हत्या अधिनियम कहा गया। यानी कब किया गया जी? 1971 में सरकार ने एक नियम बनाया, जिसे क्या नाम दिया गया जी? भ्रूण हत्या अधिनियम कहा गया, जो सफल ना होकर असफल साबित हुआ, जो सफल नहीं हुआ। इसमें लोगों की सोच बदलने की आवश्यकता है, और हम लोग को सोच बदलना चाहिए कि ऐसा नहीं कि सिर्फ बेटे हैं हमारे लिए काम का यूजफुल है। बेटियां भी आजकल बहुत ज़्यादा नाम कर रही है, बेटियां भी ऑफिसर बन रही है, बेटियां भी पायलट बन रही है, बेटियां भी रेल चला रही है, ट्रक चला रही है। आज देख लो तेलंगाना में, यानी कि तमिलनाडु में, आज सब कुछ बदल रहा है भाई, लेकिन हम लोग का जो गाँव देहात का सोच समझ ही रहे होंगे। चलिए अगला कह रहे कि बिहार के विकास में महिलाओं का क्या योगदान है, अथवा देश के विकास में महिलाओं का क्या योगदान है। या तो बिहार के बारे में बताइए, नहीं तो देश के बारे में। चलिए उत्तर समझने के प्रयास करते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि बिहार के विकास में महिलाओं का अहम योगदान रहा है। बिहार के विकास में देखा जाए तो महिलाओं का योगदान क्या रहा है जी? बहुत अहम योगदान रहा है। लेकिन बिहार भारत का एक बीमारू राज्य है जो अत्यंत रूप से पिछड़ा है। क्या है जी? पिछड़ा राज्य है। बिहार को सब कोई कहता है कि पिछड़ा है, ठीक है। चलिए यहाँ अशिक्षा, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के बोलबाला है। यहाँ पे क्या है जी? अशिक्षा है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी की क्या है जी? बोलबाला है। यहाँ की अधिकांश महिला असुरक्षित एवं अशिक्षित महसूस करती है, जिसके कारण महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा जाता है। आज के वर्तमान समय में महिला किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, बल्कि पुरुषों से कंधा मिलाकर काम करे, जैसे IPS, अंतरिक्ष यात्री। इसके अलावा घर के सभी जिम्मेदारी को संभालने के कार्य करती है। यानी मैंने बताया ना, IPS बनती है, अधिकारी बनती है, बहुत सारी चीज़ें में महिला आजकल क्या है जी? आगे है, ठीक है। और बिहार सरकार के द्वारा पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत महिला को 50% आरक्षण दिया गया। यानी कि आपके पास 100 सीट निकल रहा है ना, 50% उसमें से लड़कियों को मिल जाएगी सीट। अब 50% में लड़के मारपीट करते रहो, अब लड़कियां भी आगे बढ़ेगी, वही चीज़ कह रहा है। अतः महिलाओं को लोकतंत्र, राज्यसभा, विधानसभा में प्राथमिकता देनी चाहिए, यानी कि हर एक क्षेत्र में मिलनी चाहिए। जैसे कि अभी तो आम बात हो गया, हर कोई, जैसे कि आपको पता है राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति हैं वो एक महिला ही है अभी के डेट में। चलिए आगे आते हैं। बाकी ये नंबर याद रख लीजिए, जिससे PDF मिलेगा। यही 9955 देख लीजिए, यहाँ पे नंबर है, इस नंबर को उतार लीजिए, इससे PDF आपको मिलेगा, अगर आप ऑफलाइन के बच्चे नहीं हैं तो। बाकी ऑफलाइन से हो तो आपको तो मिलेगा ही मिलेगा। अगला कह रहा है सामाजिक विभेद से आप क्या समझते हैं? तो कह रहा है उत्तर कि जन्म, जाति, भाषा, धर्म के आधार पर प्रत्येक समाज में किया जाने वाला भेदभाव को सामाजिक विभेद कहते हैं, जो जन्म के साथ प्रारंभ हो जाता है, यानी कि उसको जन्म के आधार पर ही काम बांट दिया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि सामाजिक विभेद में तालमेल किस प्रकार स्थापित किया जा सकता है? उत्तर, सामाजिक विभेद में तालमेल को स्थापित करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारे देश में जन्म, जाति, भाषा, धर्म के आधार पर सभी लोग आपस में उलझे हुए हैं।
जिससे देश की एकता अखंडता टूटी जा रही है। अतः आपस में एकता स्थापित करने के लिए भाईचारे का संबंध और आपस में मिलजुल का कार्य करना चाहिए, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण बेल्जियम है। बेल्जियम में सब कोई क्या है जी, एक साथ मिलजुल के रहता है। लेकिन अपनी बात किया जाए किसकी जी श्रीलंका की, आप समझ ही रहे होंगे वहाँ की कहानी। ठीक है, चलिए अलग अलग सामाजिक विभेद किस प्रकार सामाजिक विभाजन के लिए उत्तरदायी होता है। वास्तव में सामाजिक विभेद सामाजिक विभाजन के लिए उत्तरदायी माना जाता है, क्योंकि प्रत्येक समाज में हर एक संप्रदाय के लोग रहते हैं। जैसे हिंदू में बात किया जाए, जैसे राजपूत, अहीर, बहुत सारी जाति हैं, जैसे कि भुंजार, जैसे मैं अपनी बात करूँ मैं नोनिया, फिर बात किया जाए तेली, फिर बात किया जाए बहुत सारे संप्रदाय हैं जैसे कि पसवान, फिर ये एक आपका आता है दुसाद आता है, चमार, यानी कि बहुत सारे इसमें कास्ट हैं जिनका धर्म, भाषा, रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति अलग अलग होता है। सामाजिक विभेद जन्म के साथ शुरू हो जाता है, जैसे कि काम बांट देते, जैसे कि ये जात की है इसका ये काम होना चाहिए, वो इस जात का है उसका वो काम होना चाहिए। कह रहा कि विविधता अच्छी चीज़ है लेकिन देश के लिए घातक होता है। बंटवारा एक अच्छी चीज़ है लेकिन देश के लिए क्या होता है, घातक होता है। अगर हम सभी धर्म, भाषा, क्षेत्र में उलझे रहेंगे तो हमारा देश कमज़ोर हो जाएगा। अगर हम आपस में उलझे रहेंगे बातों बातों में तो हमारा देश क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। और समाज क्या हो जाएगा जी, कमज़ोर हो जाएगा। और समाज का बंटवारा होकर रहेगा। और जो हम लोग समाज आज बांट चुके हैं कि ये समाज किधर रहेगा, उसका बंटवारा होकर रहेगा। अतः सामाजिक विभेद को मिटाकर ही सामाजिक विभाजन को रोका जा सकता है। जो समाज में आज विभाजन हो रहा है, बंटवारा हो रहा है, अपने अपने कास्ट की गाना बजाने के लिए मारपीट हो रहा है, इन सबको मिटाने के लिए हमें क्या करना होगा, इन सबको विभेद को मिटाकर सामाजिक विभाजन को रोका जा सकता है। क्योंकि जो भेदभाव उसको मिटाना पड़ेगा। हम सबको एक साथ में मिल के गाना सुनना होगा। ऐसा नहीं कि इस कास्ट के इसी गाना को सुनेंगे, इस कास्ट के ये वाला। आजकल तो ये सब मत पूछो भाई, गजब की रीति रिवाज है, समझ रहे होंगे। चलिए अगला कह रहा है कि सामाजिक विभेदों को लोकतांत्रिक राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। आंसर, सामाजिक विभेद लोकतांत्रिक राजनीति को बुरी तरह से प्रभावित करने का कार्य कर रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजों ने फूट डालो राज्य करो की नीति अपनाकर देश की एकता अखंडता को तोड़ दिया था, लोकतंत्र को कमजोर कर रख दिया था। इस तहत राजनीतिक दलों में खराब उम्मीदवार को निश्चित जीत करार दिया जाता है, जिससे समाज या राज्य का विकास नहीं होता है। यानी मान लो कोई व्यक्ति है, उसको मतलब गलत तरीके का व्यक्ति है, वो किसी न किसी तरह जीत गया तो क्या समाज के लिए विकास करेगा? नहीं करेगा, विकास नहीं होता है। यह समाज में मतभेद फैलाने का कार्य करता है। जैसे उत्तरी आयरलैंड में एक ही धर्म को मानने वाले कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेंट जाति अलग अलग पार्टी का निर्माण करता है। अतः इस प्रकार से सामाजिक विभेद लोकतांत्रिक राजनीति पर बुरा प्रभाव डालता है। आज देखते होगे हर एक साल एक नया नया पार्टी अपने पास उभर कर निर्दलीय तो क्या इस सबसे क्या होता है, समाज टूटता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कह रहा है सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। कह रहा है कि जब एक प्रकार का सामाजिक अंतर दूसरे के अंतरों से एकदम खास बन जाता है तो परिवार, समाज, जनता को महसूस होने लगता है कि वे एक दूसरे के संप्रदाय के हैं। इससे सामाजिक विभाजन भी हो जाती है। चलिए ये सब उम्मीद करता हूँ कॉपी में लिखते चलेंगे। ठीक है, मैं आपको प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में, एक पैसा नहीं देना मेरे को, सब कुछ ले जाओ। रंग भेद क्या है? कह रहे कि मानवों में गोरा और काला रंगों के आधार पर किए जाने वाला भेदभाव रंग विभेद कहलाता है। इसमें लोगों के मौलिक अधिकार को छीन लिया जाता है। इसमें से मौलिक जो अधिकार उसको छीन लिया जाता है, जो एक सामाजिक बुराइयां हैं। जैसे आपको पता होगा एक नेग्रो वाले थे जहाँ पर ब्लैक वाले को अधिकार नहीं दिया गया था, यानी कि गोरे और काले को अधिकार को दिए जाने वाला रंग था। इस नीति का विरोध करने वाला पहला व्यक्ति मार्टिन लूथर किंग था, जिसे अमेरिका का गांधी कहा जाता है। यानी कि वही जो मार्टिन लूथर किंग थे जूनियर थे, वो नेगरों की लड़ाई के लिए लड़ रहे थे, क्योंकि वो खुद काले थे और उसको वहाँ पे काले वाले को कोई आज़ादी नहीं था, यानी कोई सरकार सबसे छूट नहीं थी। वहाँ पे जो भी नियम था ना, गोरा को ज़्यादा छूट था और काला लोगों को कम छूट था। इसलिए वहाँ के ब्लैक गांधी किसे कहा जाता है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर को। ठीक है, इनका किंग जूनियर भी नाम है। ठीक है, अगला कह रहे कि नक्सलवाद क्या है। कह रहा किसी देश, राज्य, समाज में रहने वाले नागरिकों के बीच जब
नस्ल के आधार पर भेदभाव किया जाता है, उसे नस्लवाद कहते हैं। जैसे किसी का हाइट ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा सम्मान देना, किसी के कम है तो नहीं देना, किसी को कुछ बोलना, किसी को कुछ बोलना, उसे बोलते हैं नस्लवाद, समझ जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला आते हैं हम लोग। इतना क्वेश्चन है ना भाई, अब करते करते थक जाओगे, लेकिन ये ख़त्म नहीं होने वाला मेरे भाई। ठीक है, मतलब इतना आपके लिए बना करके लाया गया है। समझ लो इसके कितना मेहनत किया गया होगा, समझ सकते हैं आप लोग। ठीक है, और आप लोग हैं कि एक लाइक वाइक भी नहीं करते हैं, और लाइव सेशन में जुड़े रहिएगा, भागिएगा मत। कह रहा है कि क्षेत्रवाद क्या है, तो कह रहा है कि अपने क्षेत्र से लगाव तथा दूसरे क्षेत्र से अलगाव रखना ही क्षेत्रवाद कहलाता है, जो एक सामाजिक बुराइयां है। यह लोकतंत्र का एक अवगुण है। क्या है जी? एक अवगुण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि सांप्रदायिकतावाद क्या है? सांप्रदायिकतावाद क्या है? यह एक ऐसी मनोभावना होती है जिसमें लोग अपने राष्ट्र, अपने संप्रदाय के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर देते हैं, अर्थात अपने धर्म को किसी दूसरे धर्म से ऊंचा दिखाना ही सांप्रदायिकतावाद कहलाता है, जो लोकतंत्र का अवगुण है। यानी कि लोग आजकल हिंदू मुस्लिम में खूब डेंजर झगड़ा होता है। लोग कहते हैं कि हिंदू आगे, ये मुसलमान कहते हैं, अपने उसके लिए जान भी गंवा देते हैं। ठीक है, उसे बोलते हैं सांप्रदायिकतावाद। अगला, वर्ण व्यवस्था क्या है? वर्ण व्यवस्था एक प्राचीन सामाजिक संस्था होती थी जिसमें जातियों को 4 वर्गों में बांटा गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये आज से नहीं चले आ रहा है, ये आज से नहीं चले आ रहा है। ये आपको पता होगा जब महाभारत हुआ था तब से ये चीज़ चले आ रहा है, और इसमें सबसे अच्छा ब्राह्मण का था। जो इसमें सबसे अच्छा जाति जो कौन था जी? ब्राह्मण। लेकिन आज के समय में समझ ही रहे होंगे क्या क्या स्थितियाँ हो गई है। अगला, बहुसंख्यवाद से आप क्या समझते हैं? कह जिसकी संख्या ज़्यादा पाई जाती है तथा उन्हीं के पक्ष में फैसला होता है। एक बहुसंख्यवाद का मतलब जिसकी जितनी लाठी उसकी, मतलब कहते हैं ना, जीत होती है, जिसे बहुसंख्य कहा जाता है। श्रीलंका की आज़ादी के बाद सिल्ली जाति अपना अधिकार जमाना चाहते थे। वह अपने इच्छा अनुसार संविधान तथा लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे, क्योंकि उनका जनसंख्या ज़्यादा था। उसने 1956 में एक कानून बनाया जिसमें नौकरी तथा विश्वविद्यालय में विशेष आरक्षण साहिल जाति को, यानी कि सिल्ली जाति को दिया गया। ठीक है, और बाकी तमिलनाडु वालों को नहीं दिया गया। एक वहाँ का एक नियम है, पढ़ोगे चैप्टर तो मालूम चलेगा। नेक्स्ट, अब थोड़ा क्योंकि टाइम हम लोग का ज़्यादा भी हो रहा है तो जल्दी भी करेंगे। करें कि जातिवाद के 4 कुप्रभाव को लिखें। जातिवाद के 4 कुप्रभाव को लिखें। तो पहला है, समाजवाद में अनेक प्रकार की बुराइयां फैलेगी, लोगों में फूट की भावना बढ़ेगी, देश की एकता अखंडता कमजोर हो जाएगी और आर्थिक विकास में बाधा आएगी। यानी कि जातिवाद करोगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा देश। लेकिन आज के समय में हर बच्चा अपने अपने गाड़ी पर अपना अपना जात का पोस्टर लगवा के घूमता है। चलिए, करें कि भारत में किसी तरह जातिगत असमानताएं पाई जाती है। भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं पाई जाती है, बताइए। क्वेश्चन करा, आंसर देखिए क्या होगा। करा कि हम वास्तविक रूप से कह सकते हैं कि वर्तमान भारत में जातिवाद का बोलबाला, अर्थात व्यक्तियों के बीच काफ़ी भेदभाव पाया जाता है। आज देखना, जातिवाद की वजह से बहुत ज़्यादा क्या जी भेदभाव पाया जाता है। अच्छा, ये कास्ट का है, ये कास्ट का है। इससे हमारा समाज अग्र जाति और पीछे जाति में बांटा हुआ है। यानी कि एक जो बड़ा कास्ट, एक जो छोटा कास्ट, इसमें बट गया हमारा समाज, जिसमें शासन की सत्ता अग्र जाति के हाथों में होती है। और जो शासन करते लोग बड़े लोग ही करते हैं, छोटे लोग के हाथ में जल्दी नहीं आता है। और वह मनचाहा कार्य करते हैं, इनको जो लगेगा वही करेंगे। छोटे कास्टों से उनको कोई मतलब नहीं है। जातिगत असमानता आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सभी क्षेत्रों को प्रभावित करता है। इससे क्या होता है, हमारा समाज इस तरीके से सभी चीज़ों पे हम लोग क्या करते हैं, प्रभावित करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करें कि भारत में विधायिका महिला की प्रतिनिधित्व स्थिति क्या है। चलिए तो आंसर देखते हैं। करें कि भारत में विधायिका में महिला प्रतिनिधित्व का अनुपात बहुत कम है। लोकसभा में महिला सांसद की कुल संख्या सदस्य की 11.1% है, से भी कम है। विभिन्न राज्यों की विधानसभा महिलाओं का प्रतिनिधित्व 5.1% से भी कम है। हमारा भारत देश एक अफ्रीका और अमेरिका से भी पीछे है। हमारा समाज में राजनीतिक में स्त्रियों को प्रवेश करना गलत अवधारणा माना गया है। यानी कि हम लोग सोचते हैं कि लेडीज़ का मतलब हो गया घर की औरत, घर में ही रहे। हालांकि हमारे देश में जितना महिला स्नातक होगी उतना ही लोकतंत्र का सफल माना जाएगा। जितना पढ़ी लिखी होगी उतना ही हम लोग का जो लोकतंत्र को सफल माना जाएगा। बिहार सरकार ने पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत महिलाओं को 50% आरक्षण देने का कार्य किया है
और वह हर एक प्रकार के चुनाव में भाग लेने का कार्य करती है। ये आपको पता होगा कि अब यहाँ से मुखिया में, वार्ड में बहुत सारी महिलाओं अब खड़ा होती है और महिलाओं को ही सीट जल्दी से मिलता है पुरुषों की अपेक्षा, आप लोग को भी पता होगा। चलिए अब हम लोग इसी के साथ हमारा जो ये PDF था वो मतलब जो क्वेश्चन आंसर था ये समाप्त होता है। मिलेंगे फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थोड़ा सा भी अगर लगा हो कि ये नॉलेजेबल हो, इससे कुछ सीखा, कुछ चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो तो वो कर लीजिएगा। बाकी आप ये टारगेट स्टडी सेंटर का क्या कीजिएगा, एक टेलीग्राम चैनल होगा वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा, PDF मिल जाएगा। और PDF के लिए नंबर ये भी नंबर याद रखिएगा 9955717992। साथियों आज के लिए इतने ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।